नमस्कार, मैं हूं अरविंद तिवारी। डीजियाना न्यूज के इस विशेष शो कहीं अनकहीं में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं सियासत की, नौकरशाही की, न्यायपालिका की और खेल से जुड़े मुद्दों की। हम उन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं जो चर्चा में तो रहते हैं लेकिन अखबारों के पन्ने पर या टीवी के स्क्रीन पर अवतरित नहीं हो पाते। इनकी चर्चा रहती है, इन्हें गॉसिप्स के रूप में मंत्रालय के गलियारों में, पुलिस मुख्यालय में या कांग्रेस या बीजेपी के दफ्तरों में चर्चा के रूप में लिया जाता है और इन पर लंबा विमर्श होता है, लेकिन ये कहीं अवतरित नहीं हो पाते। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम इस विशेष शो में चर्चा करते हैं। चलिए इस बार बात की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात से। न जाने क्यों मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता, तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि इस मुलाकात को हल्के ढंग से मत लीजिए, ये सामान्य मुलाकात नहीं है। उनका कहना है कि इस मुलाकात का नतीजा आपको आने वाले समय में मिलेगा। नेताओं के ये कहने का आशय क्या है यह समझना भी मुश्किल है, लेकिन वो जो कह रहे हैं उसे अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी की सियासत में हमने इस तरह की मुलाकातों के दूरगामी परिणाम देखे हैं। वो परिणाम किसी भी रूप में हो सकते हैं, उसकी चर्चा अभी यहां करना उचित नहीं है। लेकिन अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान की जो मुलाकात है, जो करीब 40 मिनट की मुलाकात रही, उसकी राजनीतिक हलकों में दिल्ली से लेकर भोपाल तक बड़ी चर्चा है और इस मुलाकात के आधार पर तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं। देखते हैं इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है, तो आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। लेकिन जो लोग नरेंद्र मोदी या अमित शाह के मिजाज से वाकिफ हैं, उनका कहना है कि इस तरह की मुलाकात हल्के ढंग से नहीं ली जाना चाहिए। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यह मुलाकात किस स्वरूप में सामने आती है, इस मुलाकात का नतीजा किस स्वरूप में सामने आता है, यह देखना भी बाकी है। लेकिन इस मुलाकात की बड़ी चर्चा है और मध्य प्रदेश भाजपा के कई दिग्गज नेता ये कहने से परहेज नहीं कर रहे हैं कि इस मुलाकात को सामान्य मुलाकात के रूप में मत लीजिए। बात आगे बढ़ाते हैं और कप्तान सिंह सोलंकी यानी मध्य प्रदेश के वो भाजपा नेता जो संघ के बड़े अनुशासित स्वयंसेवक माने जाते हैं, प्रांत प्रचारक रह चुके हैं और जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब कप्तान सिंह सोलंकी को संगठन महामंत्री की भूमिका में लाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि उस दौर में सत्ता और संगठन का कोई भी फैसला कप्तान सिंह सोलंकी की इच्छा के बिना नहीं हो पाता था। सर्वशक्तिमान संगठन महामंत्री अब तक के कप्तान सिंह सोलंकी रहे। बाद में वे राज्यसभा के सदस्य बने और उसके बाद उन्हें राज्यपाल बनाया गया, हरियाणा जैसे बड़े राज्य का। कप्तान सिंह सोलंकी जैसे संघ के अनुशासित स्वयंसेवक का अचानक 2 ट्वीट के माध्यम से मुखर होना बड़ा चौंकाने वाला माना जा रहा है कि आखिर क्या कारण है कि वो कप्तान सिंह सोलंकी, जिन्हें पार्टी के किसी भी फोरम पर अपनी बात कहने की पूरी स्वतंत्रता है, वो अपने 2 ट्विटर हैंडल पर अपने 2 ट्वीट के माध्यम से सक्रिय हुए। उनके ये जो दोनों ट्वीट हैं ये कहीं ना कहीं भाजपा को परेशानी में डालने वाले हैं, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार से जुड़े मुद्दों को लेकर है और इनका सीधा संकेत ये है कि जो निर्णय लिए गए हैं वो यदि एक किसी भी फोरम पर चर्चा के बाद लिए जाते तो बहुत बेहतर होता। कप्तान सिंह सोलंकी के बारे में हमें इतना जरूर मालूम है कि वो जब राज्यपाल पद से सेवानिवृत्त होने वाले थे उसके कुछ ही समय पहले उन्हें हरियाणा से त्रिपुरा भेजा गया था। हरियाणा जैसे भारी बड़े राज्य से अचानक उन्हें त्रिपुरा भेजा जाना किसी को समझ में नहीं आया था। यह भी माना जा रहा है कि कप्तान सिंह सोलंकी की जो टीस अभी ट्विटर के माध्यम से सामने आई है, जो उन्होंने 2 अलग अलग ट्वीट किए हैं, हो सकता है कि उन्हें अपने सेवा काल के अंतिम दौर में जिस तरीके से स्थानांतरित किया गया था वो उनकी टीस का एक नतीजा भी हो सकता है। बहरहाल कप्तान सिंह सोलंकी ने जो कुछ भी कहा है उसकी दिल्ली में भी चर्चा है, भोपाल में भी चर्चा है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कप्तान सिंह सोलंकी इस दौर में खफा क्यों है। बात को आगे बढ़ाते हैं। टीसीएस और इन्फोसिस, 2 बहुत ही विश्व स्तर के संस्थान
जिन्हें मध्य प्रदेश सरकार बहुत मान मनुहार के बाद इंदौर में ला पाई थी। दोनों संस्थानों को बेशकीमती जमीन रियायती दरों पर दी गई थी और दोनों ने कमिटमेंट किया था कि वे मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगी। एक रेशो तय हुआ था कि इस रेशो में मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन इस वादे की ये वादा जब फुलफिल नहीं हो पाया, इस वादे का जब पालन नहीं हो पाया, तो इंदौर के जिला प्रशासन ने इन दोनों संस्थानों को एक पत्र जारी किया और कहा कि आपके साथ जो शर्तें तय हुई थी आखिर उनका पालन क्यों नहीं हो पा रहा है। इन शर्तों के पालन में आपने कितने मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया है, यह हमें बताइए। दोनों संस्थानों की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया, तो ये बात सामने आई कि इन्हें रियायती दर पर जो जमीन दी गई है उसका एक बड़ा हिस्सा वापस भी लिया जा सकता है। और बड़ी चर्चा रही। ऐसा कहा गया कि हो सकता है कि इंदौर के जिला प्रशासन का यह निर्णय टीसीएस और इन्फोसिस को पसंद ना आए और वो अपना विरोध किसी स्तर पर दर्ज कराए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि ये दोनों संस्थान जब इंदौर में आए थे तो कहीं न कहीं आईटी के सेक्टर में इंदौर का नाम भी ग्लोबल मैप पर एस्टैब्लिश हुआ था। इंदौर का नाम भी ग्लोबल मैप पर आईटी के क्षेत्र में चर्चा में आया था। लेकिन मध्य प्रदेश के आईटी मिनिस्टर जो एमएसएमई के प्रभारी भी हैं, ओम प्रकाश सकलेचा, वो पिछले दिनों इंदौर में आए थे और उन्होंने इन दोनों संस्थानों की विजिट की, यहाँ के कर्ताधर्ताओं से मिले और उनसे जानना चाहा कि आखिर मध्य प्रदेश के युवाओं को आप जो वादा किया था उसके मुताबिक रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं। लंबी चर्चा के बाद नतीजा यह निकला कि ये जो कोरोना संक्रमण का दौर था, इस दौर में कई ऐसी स्थितियां निर्मित हुई जिसके कारण इन संस्थानों को अपना कमिटमेंट फुलफिल करने में कोई दिक्कत आई। दूसरी बात यह भी सामने आई कि इन संस्थानों को जो स्टफ चाहिए, जिस तरह के युवा चाहिए, जिस स्किल के युवा चाहिए, वो मध्य प्रदेश में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो एमएसएमई मिनिस्टर ने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि हम आपकी मध्य प्रदेश के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे सीधी बात कराते हैं, आप उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट बताइए और हम उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आग्रह करेंगे कि आप इन दोनों संस्थाओं की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन कीजिए, कुछ नई चीजें जोड़िए, ताकि मध्य प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर इन संस्थानों में उपलब्ध हो सके। एक बात और इस दौर में सामने आई है जो मंत्री जी ने मुझसे भी चर्चा में शेयर की थी। जब वो इस दौरे के बाद मुझसे रूबरू हुए थे तो उन्होंने बताया था कि मध्य प्रदेश के काफी बड़ी संख्या में युवा बेंगलोर और हैदराबाद में इन दिनों आईटी सेक्टर में हैं और इनमें से एक बड़ी संख्या ऐसी है जो मध्य प्रदेश लौटना नहीं चाहती। इसके कई कारण हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि हम खाली उसको रोजगार के अवसर से जोड़कर नहीं देखें, उनके बच्चों का एजुकेशन, वहां का जो माहौल है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इन युवाओं के कदम मध्य प्रदेश आने से रोक रही है। एक स्थिति ऐसी भी बनती है कि संस्थान उन्हें यहाँ ट्रांसफर करने को तैयार हैं लेकिन युवा आने को तैयार नहीं है। तो ये भी तय हुआ कि इन युवाओं से भी मध्य प्रदेश सरकार के नुमाइंदे जाकर चर्चा करें, इनके कैंपस में जाएं, कैंपस विजिट करें और आखिर जानने का कारण मालूम करें कि वो क्यों मध्य प्रदेश वापस नहीं आना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल ये संतोष की बात है कि ओम प्रकाश सकलेचा की टीसीएस और इन्फोसिस के कर्ताधर्ताओं से चर्चा के बाद इन दोनों संस्थाओं ने यह आश्वासन दिया है कि वे आने वाले समय में जो कमिटमेंट किया है उससे बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देंगे, अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट देंगे, खासकर आईटी सेक्टर के एक्सपर्ट्स को। अब हम बात करते हैं आलोक शर्मा की। आलोक शर्मा यानी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कट्टर समर्थक, भोपाल के महापौर रह चुके हैं और इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आलोक शर्मा शिवराज सिंह चौहान के उस जमाने के साथी हैं जब दोनों छात्र राजनीति में सक्रिय थे। एक बार भोपाल उत्तर से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और जब वो चुनाव हार गए थे तब कैलाश विजयवर्गीय उनसे मिलने गए थे और कैलाश विजयवर्गीय ने बाद में कहा था कि आलोक शर्मा जैसे मैदानी नेता का चुनाव हारना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आलोक शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। पिछले दिनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपने पदाधिकारियों के बीच में कामकाज का बंटवारा किया और इस कामकाज के बंटवारे में का जब सामने आया तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आलोक शर्मा जैसे कद्दावर नेता
महज झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ तक ही सीमित कर दिए गए। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, रीवा जैसे संभाग या महिला मोर्चा या युवा मोर्चा जैसे प्रमुख मोर्चा संगठन का दायित्व में से किसी का दायित्व उन्हें सौंपने के बजाय उन्हें मात्र झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का प्रभार दिया गया। अंदाज लगाइए आप कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन, इससे संकेत मिल रहा हमें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन में जैसा वीडी शर्मा चाह रहे हैं वैसा ही हो रहा है और आलोक शर्मा को एक बहुत सीमित दायरे में रखना यह भी संकेत देता है कि मध्य प्रदेश भाजपा में इन दिनों तूती तो वीडी शर्मा की ही बोल रही है। अब बात कांग्रेस की करते हैं। इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा खंडवा उपचुनाव से कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर है। पिछले दिनों कमलनाथ ने अचानक यह कहकर सबको चौंका दिया था, वो भी उस दौर में जब अरुण यादव ने क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ा दी थी। उनके समर्थक कहने लगे थे कि अरुण यादव ही यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। उस दौर में कमलनाथ ने अचानक यह कहकर सबको चौंका दिया कि अभी तो मेरी इस मुद्दे पर अरुण यादव से बात ही नहीं हुई है और न अरुण यादव मुझसे मिले तो उन्होंने इस बारे में कोई बातचीत की। इसके बाद की प्रतिक्रिया अरुण यादव की नाराजगी के रूप में सामने आई। वो और उनके भाई मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने नहीं पहुंचे। बीते सप्ताह दिल्ली में 2 बार अरुण यादव की कमलनाथ से मुलाकात हुई और उसके बाद फिर अरुण यादव के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर यह कहना शुरू किया कि अब अरुण यादव की खंडवा से उम्मीदवारी तय हो गई। लेकिन कमलनाथ की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही और कमलनाथ की जो एक नई प्रतिक्रिया आई है उसने फिर सबको चौंका दिया है। कमलनाथ जिन्हें कांग्रेस के नेता साहब के नाम से जानते हैं, अब उनका कहना है कि कमलनाथ अब कह रहे हैं कि भैया पहले उपचुनाव की घोषणा तो हो जाने दीजिए, जब उपचुनाव की घोषणा हो जाएगी उसके बाद ही हम उम्मीदवार का फैसला करेंगे ना। तो कमलनाथ, इसलिए सही कहा जाता है कि कमलनाथ के दाव को समझना कांग्रेस में आसान काम नहीं है। अब बात करेंगे नौकरशाही की। कई बार राजनेता अपनी पसंद के अफसरों को अपने प्रभाव के क्षेत्र में पोस्ट करवाने में बड़ी रुचि लेते हैं। जब राकेश श्रीवास्तव को श्योपुर का कलेक्टर बनाया गया था तो ऐसा माना गया था कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनका संसदीय क्षेत्र मुरैना है, उनकी पसंद के चलते ही राकेश श्रीवास्तव को श्योपुर का कलेक्टर बनाया गया। इसके पहले राकेश श्रीवास्तव नीमच के कलेक्टर कुछ समय के लिए रह चुके हैं और उसके पहले वो मध्य प्रदेश के तत्कालीन ऊर्जा और उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल के ओएसडी भी रहे थे। पिछले दिनों चंबल ग्वालियर क्षेत्र में अतिवृष्टि की स्थिति निर्मित हुई और ऐसा इतना ज्यादा विकट परिस्थितियां निर्मित हो गई कि पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और एक ऐसा दौर आया कि जब श्योपुर के कलेक्टर और एसपी जनता के बीच गए तो जनता ने उन्हें खदेड़ दिया और कलेक्टर की गाड़ी पर पथराव कर दिया। बीते शनिवार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपने संसदीय क्षेत्र के श्योपुर कस्बे में पहुंचे और वह बाढ़ के बाद उत्पन्न हुई स्थितियों का जायजा लेने वहां गए थे। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो प्रशासन की कार्यप्रणाली थी, जो पुलिस की कार्यप्रणाली थी, जो प्रशासन की राहत और बचाव के मुद्दे पर असफलता थी, उससे क्षुब्ध श्योपुर के लोगों ने नरेंद्र सिंह तोमर जैसे कद्दावर नेता के साथ बदसलूकी कर डाली, धक्का मुक्की हुई उनके साथ और उनकी गाड़ी पे कीचड़ फेंका गया। बाद में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और सुरक्षाकर्मी नरेंद्र सिंह तोमर को लोगों के बीच से बाहर लाए और बैठक के लिए उन्हें ले गए। इस घटना को मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया और लेना भी चाहिए। एक केंद्र के मंत्री के साथ उसके संसदीय क्षेत्र में यदि इस तरह की घटना हो जाए तो उसे गंभीरता से लेना ही चाहिए। नतीजा यह हुआ कि कलेक्टर और एसपी हटा दिए गए, एडीएम और वहां की मुख्य नगरपालिका अधिकारी भी हटा दिए गए। मेरा मानना यह है कि जब भी किसी नौकरशाह को क्षमता न होते हुए नेताओं की पसंद के आधार पर किसी जिले में पदस्थ किया जाता है तो ऐसे अफसर विकट परिस्थितियों में हमेशा असफल साबित होते हैं। वे स्थितियों का मुकाबला नहीं कर पाते और इन्हीं अफसरों के कारण सरकार
की दुर्गति होती है, सरकार को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ श्योपुर में जो कुछ हुआ वो इन अफसरों की नाकामी का और इनकी कार्यप्रणाली से जो लोगों में आक्रोश उत्पन्न हुआ उसका नतीजा है। बात अब मंत्रालय की करते हैं। मंत्रालय यानी वल्लभ भवन, यानी मध्य प्रदेश की सत्ता का मुख्य केंद्र, जहां से सारे अहम फैसले होते हैं। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की तो तूती मंत्रालय में बोलती ही है और जब तक वे रिटायर नहीं होंगे बोलती रहेगी। सरकार में वो एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में है और सारे सूत्र मुख्य सचिव के हाथ में केंद्रित हैं। लेकिन मुख्य सचिव के अलावा एक अफसर और ऐसे हैं जिनकी इन दिनों मंत्रालय में तूती बोल रही है और वो अफसर हैं गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा। बहुत ही परिश्रमी अफसर हैं, बहुत सक्रिय रहते हैं और विषय को समझने में माहिर हैं और संवाद में भरोसा रखते हैं। इसलिए भी महत्वपूर्ण है ये सब कि गृह विभाग के मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और उनकी और मुख्यमंत्री की के बीच की क्या स्थिति है, इसमें एसीएस होम की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रदेश में चाहे कोरोना संक्रमण का दौर रहा हो या अभी अतिवृष्टि के बाद के जो उपजे हालात हैं, जिस तरह की सक्रियता डॉक्टर राजेश राजौरा दिखा रहे हैं, जिस तरह सबसे समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं, जिस तरह का भरोसा मुख्यमंत्री उन पर कर रहे हैं और जिस तरह का संवाद उन्होंने सभी लोगों के साथ स्थापित कर रखा है, उसके कारण मंत्रालय में यदि मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस के बाद किसी की तूती बोल रही है तो वो हैं एसीएस होम डॉक्टर राजेश राजौरा। बात करेंगे पुलिस मुख्यालय की। पुलिस मुख्यालय जहां पर पुलिस विभाग से संबंधित सारे बड़े फैसले होते हैं, यहां पर एडीजी प्रशासन की भूमिका को बहुत अहम माना जाता है। एडीजी प्रशासन, एडीजी इंट और एडीजी प्लानिंग, ये तीन ऐसे पद हैं जिन पर बैठने की एडीजी स्तर के हर अधिकारी की इच्छा होती है। इन दिनों जी श्रीनिवास राव एडीजी प्रशासन की भूमिका में है। इंदौर के एसएसपी रहे हैं, डीआईजी रहे हैं, जबलपुर के आईजी रहे हैं और बहुत ही काबिल अफसरों में उनकी गिनती होती है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि एडीजी के पद पर, एडीजी प्रशासन के पद पर पदस्थगी के बाद 2 बार वे गंभीर रूप से अस्वस्थ हुए। एक बार एक बैठक में वो अचानक अस्वस्थ हो गए, उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, और एक बार वो जब अपने कार्यालय में अपनी प्रशासनिक भूमिका को अंजाम दे रहे थे, अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे, उस दौर में वो अस्वस्थ हो गए तो उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। चूंकि एडीजी प्रशासन का पद एक ऐसा पद है जो बहुत डिमांडिंग है, जहां बहुत टाइम देना पड़ता है, जहां पे काम का बोझ बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऐसा सुनने में आ रहा है कि जी श्रीनिवास राव ने पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी से आग्रह किया है कि उन्हें इस दायित्व से मुक्त कर दिया जाए। चलिए, अस्वस्थता के चलते जी श्रीनिवास राव तो इस दायित्व से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन उनके स्थान पर इस पद पर काबिज होने के लिए एडीजी स्तर के अफसरों की एक लंबी कतार है। हमें देखना यह है कि जो अफसर कतार में हैं उनमें से किसे मौका मिलता है। आखिरी में बात हम करेंगे धार की। धार यानी इंदौर से सटा एक महत्वपूर्ण जिला, और इस जिले का कलेक्टर और एसपी का पद बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। धार के एसपी आदित्य प्रताप सिंह को वहां पदस्थ हुए 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो प्रशासनिक बदलाव होना है उसमें आदित्य प्रताप सिंह स्थानांतरित किए जा सकते हैं। खैर, ये एक सामान्य प्रक्रिया है और 2 साल किसी धार जैसे जिले में किसी भी अधिकारी का एसपी के पद पर पदस्थ रहना कम महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आदित्य प्रताप सिंह को रिप्लेस कौन करेगा, इसको लेकर बड़ी चर्चा, और उसमें रोचक बात यह है कि इस मामले में आखिर किसकी सुनी जाएगी, क्योंकि उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह, जिनका गृह जिला है, स्वाभाविक रूप से चाहेंगे कि उनकी पसंद के किसी व्यक्ति को तवज्जो मिले, उनकी पसंद के किसी व्यक्ति को धार जिले का एसपी बनाया जाए। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली जानकारी यह है, चौंकाने वाली बात यह है कि लीकर किंग नन्हे सिंह भी चाहते हैं कि धार का एसपी उनकी पसंद का हो।
अब लीकर किंग नन्हे सिंह का धार से क्या वास्ता? दरअसल मध्य प्रदेश से जो शराब की अंतर प्रांतीय तस्करी होती है उसमें धार, झाबुआ और अलीराजपुर जिला बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं और शराब के कारोबार में लगे लोग चाहते हैं कि इन जिलों में उनकी पसंद का अफसर ही एसपी रहे। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि नन्हे सिंह इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि धार का नया एसपी उनकी पसंद का। देखना यह है कि किसकी पसंद को तवज्जो मिलती है, मंत्री राज्यवर्धन सिंह की या लीकर किंग नन्हे सिंह की। एक और बात है यहां पर कि धार में भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं विक्रम वर्मा, जिनकी पत्नी नीना वर्मा धार से विधायक हैं। सामान्यतः वो इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन धार के एसपी की पदस्थापना में कहीं न कहीं विक्रम वर्मा की राय भी बड़ा महत्व रखती है। देखते हैं हाल फिलहाल तो कि राज्यवर्धन सिंह की बात को तवज्जो मिलती है, राज्यवर्धन सिंह की पसंद को तवज्जो मिलती है या नन्हे सिंह की पसंद को। तो ये थी इस बार कहीं अनकहीं में अलग अलग मुद्दों पर मेरी बात। इन मुद्दों पर चर्चा का दौर पूरे प्रदेश में रहता है। ये सारे वो मुद्दे हैं जो प्रशासन के गलियारों में, जो राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय रहते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपसे बात करूंगा। कुछ दिनों पहले हमने सुना कि इंदौर में 4 स्कूली बच्चियां एक कार में सवार होकर 12वीं में पास होने का जश्न मनाने एक होटल में पहुंची। वहां जश्न मनाने के बाद जब वो लौट रही थी तो उनकी तेज गति से भागती हुई कार अनियंत्रित हो गई और उसने एक डिलीवरी बॉय को कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। उस डिलीवरी बॉय के परिवार में एक बेटा और एक बेटी है। इन दोनों के सर से पिता का साया उड़ गया। चौंकाने वाली बात यह है कि जब इस दुर्घटना के बाद लोग मौके पर पहुंचे, पुलिस मौके पर पहुंची, तो जो गाड़ी चला रही लड़की थी, जो इंदौर के एक प्रतिष्ठित स्कूल की छात्रा थी 12वीं कक्षा की और पास आउट होने की खुशी में अपनी सहेलियों को पार्टी में लेके गई थी, वो शराब के नशे में लड़खड़ा रही थी। उसे बमुश्किल संभाला गया। इस घटना ने इस संवेदनशील इंदौर शहर को झकझोर दिया है कि 4 स्कूली लड़कियां 12वीं में पास होने का जश्न मनाने एक होटल में गई। वहां से लौटते वक्त उनकी कार अनियंत्रित हो गई और उसका नतीजा एक व्यक्ति को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ा। बाद में पता चला कि उस लड़की ने शराब पी रखी थी। मेडिकल परीक्षण में इसकी पुष्टि हुई है। इस लड़की के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। मेरा सवाल यह है कि आखिर अभिभावक अपने बच्चों को इतनी स्वतंत्रता दे कैसे रहे हैं? क्या देर रात तक जब ये बच्चियां पार्टी से लौटी नहीं थी तो इनके अभिभावकों ने जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये कहां गई थी? जब बच्ची के पास लाइसेंस नहीं था तो अभिभावकों ने उसे गाड़ी चलाने की इजाजत कैसे दी? आखिर पेरेंट्स ने अपनी बच्ची को इतनी छूट कैसे दे दी कि वो अपनी 3 सहेलियों को लेकर एक होटल में गई और वहां उसने शराब पी और वहां से लौटते वक्त जो हादसा हुआ उसने इस पूरे शहर को झकझोर दिया। हम सब सोचने को मजबूर हो गए। इस घटना ने प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग के उस दावे को भी खोखला साबित कर दिया कि इंदौर के पब और बार में 18 साल से कम उम्र के बच्चे एंटरटेन नहीं किए जा रहे हैं। यदि नहीं किए जा रहे हैं तो आखिर किस आधार पर ये 4 युवतियां एक होटल के बार में ड्रिंक कर रही थी? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब इस शहर की जनता चाहती है। इस शहर की जनता पेरेंट्स से भी आग्रह कर रही है कि अपने बच्चों के प्रति पूरी तरह सतर्क रहें, उनके मूवमेंट पे नजर रखें, उनके साथ के लोगों पर नजर रखें और ऐसी स्थितियां निर्मित न होने दें कि जिससे आपको तो शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, इस शहर के लोगों को भी सोचने पर मजबूर होना पड़े। कहीं अनकहीं में इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दों के साथ। अरविंद तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।